online classes. I am Kritika Basin. So today class is also on MCQs. ठीक है, तो जैसे कि अपन ने लास्ट क्लासेस में MCQs देखे फॉर GMC, HC, एम्स पटना एंड फॉर अदर एनी फ्यूचर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आज के क्लास में भी अपन क्या पढ़ेंगे, MCQs देखेंगे कि आपके जो अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, दैट इज कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है यू कैन नॉट सॉल्व MCQs। आप MCQs कर देंगे, ठीक है, लेकिन आप कहीं तो आपके करेक्ट जाएंगे, कहीं इनकरेक्ट जाएंगे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो अपन MCQs को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इस क्लास में, कंसेप्ट को समझते हुए MCQs को सॉल्व कर रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है और उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहला जो अपने पास में MCQ है वो क्या है, the mesoderm gave rise to all of the following structure in a fully developed fetus। कि एक fully developed fetus है, उसके अंदर mesoderm किस किस को बनाती है, कि mesoderm किस किस को give rise करती है, बनाती है, और पूछा गया है एक्सेप्ट कि ऐसा कौन सा है जो नहीं बनाती। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि the mesoderm gave rise to all of the following structure in a fully developed fetus except कि किसको नहीं बनाती। सबसे पहला ऑप्शन है नर्वस सिस्टम, गोनेट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। अब जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है, जिन स्टूडेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है, वो दे कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, और जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो ऑफकोर्स जरूर सी बात है वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये। ठीक है, तो अपन इसका कंसेप्ट समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन समझेंगे कि फीटस क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। देखो फीटस किसको बोलते हैं, जब बच्चा अपनी मदर के वॉर्म में रहता है, बच्चेदानी में रहता है, उसको क्या बोला जाता है, फीटस बोला जाता है। ठीक है, फीटस के बनने से पहले दो फेजेस और देखे जाते हैं। सबसे पहला दैट इज जाइगोट। ठीक है, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है या सिंगेमी की प्रोसेस परफॉर्म की जाती है तब फ्यूजन होता है स्पर्म का और ओवम का, दैट इज नोन एज क्या, फर्टिलाइजेशन, या वी कैन से दैट सिंगेमी। कि RRB में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसका अनदर नेम क्या है फर्टिलाइजेशन का, अगर मैं यहाँ पर लिखूं दैट इज नोन एज सिंगेमी, कि उसको सिंगेमी बोला जाता है। तो जब सिंगेमी की प्रोसेस हो जाएगी तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के बाद में बनता है फीटस। यहाँ तक बात समझ में आई कि जो जाइगोट बन रहा है वो 0 से लेके 2 वीक्स तक कहलाता है। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है वो 2 से लेके 2 to 8 वीक्स तक कहलाता है। ठीक है, और जो फीटस है वो 8 से लेके 40 वीक्स का कहलाता है। ठीक, अब जब फीटस क्या हो गया, मदर के वॉर्म से बाहर आ गया है, डिलीवर्ड हो गया है अपने टर्म टाइम पे, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, न्यूबॉर्न बोलेंगे या फिर न्यूनेट बोलेंगे। ये न्यूबॉर्न न्यूनेट अपन पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि कितने समय से पहले अर्ली न्यूबॉर्न बोला जाता है और कितने समय के बाद में लेट न्यूबॉर्न बोला जाता है। ठीक है, फिर न्यूबॉर्न के बाद में अपन ने पढ़ा था कि वो इन्फेंट कहलाता है, फिर क्या पढ़ा था, प्री टॉडलर है, प्री स्कूलर है, स्कूलर है, इस तरीके से अपन पढ़ चुके हैं। तो वो नहीं ले रही मैं, यहाँ पे अपन डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं कि द फॉर्मेशन। अब देखिए, ध्यान दीजिए द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, कि जो जर्म लेयर्स बनती हैं, व्हाट इज जर्म लेयर, जो आपकी बॉडी के अंदर आपके बॉडी के पार्ट्स की संरचना करती है उनको क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कितने तरीके की जर्म्स लेयर होती हैं, 3 तरीके की। ठीक है, एक होती है दैट इज एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट है, एक होती है मीजोडर्म, ठीक है, और एक होती है एंडोडर्म। ये 3 लेयर होती हैं। अब इन लेयर को भी बनने का एक प्रोसेस होगा ना, इन लेयर को भी बनने का एक प्रोसेस होगा। अब कौन सी बात है कि कैसे ये लेयर्स भी बनेंगी, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्रेस्टुलेशन। ग्रेस्टुलेशन बोला जाता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इज नोन एज ग्रेस्टुलेशन। ठीक है, इस ग्रेस्टुलेशन की मदद से क्या होती है, जर्म लेयर्स बनती है। ठीक है, कैसे बनेंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है, जस्ट लाइक दिस इज योर एक्टोडर्म। ठीक है, सेल्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से एक्टोडर्म की एक लेयर बन गई सेल्स की। उसके बाद में
मीजोडर्म। एक्टोडर्म के बाद में कौन सी आएगी? मीजोडर्म आएगी। और जो लास्ट में आती है दैट इज योर एंडोडर्म। एंडोडर्म, ये तीनों की तीनों लेयर क्या करती हैं? एक गैस्ट्रुला बनाती हैं। क्या बनाएंगी? गैस्ट्रुला बनाती हैं। और ये गैस्ट्रुला की प्रोसेस क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को बनाती है। तो देखिए, सबसे पहले दैट इज एक्टोडर्म। ओके, फिर अपन पढ़ेंगे मीजोडर्म के बारे में और एंडोडर्म के बारे में। देखो, अब आपकी बॉडी के अंदर सबसे आउटर मोस्ट क्या है? स्किन प्रेजेंट है। ठीक है, स्किन के अंदर बहुत सारे लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, मस्कुलरिस, बोन्स आ जाती हैं। तो आपकी बॉडी की जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो एपिडर्मिस है वो कौन बनाता है? एक्टोडर्म बनाती है। इसको डिटेल में समझना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जो मीजोडर्म है वो क्या बनाती है? डर्मिस लेयर बनाती है। बॉडी के अंदर पाया जाने वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, बॉडी में पाया जाने वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम कौन बनाता है? एंडोडर्म बनाता है। मगर जो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग है, किसकी? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एनस, वो कौन बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगी। माउथ एंड एनस वो कौन बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगी। मीजोडर्म मस्कुलर सिस्टम बनाता है। मस्कुलर सिस्टम इज मेड बाय मीजोडर्म। ठीक है, एंड एज वेल एज दिस आल्सो हेल्प्स टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी किससे बना? मीजोडर्म से। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा? हार्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो वैस्कुलर सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वो भी मीजोडर्म से ही बनता है। मीजोडर्म से ही बनता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी कौन बनाती है? मीजोडर्म बनाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन बनाएगी? मीजोडर्म बनाएगी। बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट वाज आल्सो मेड बाय मीजोडर्म। ठीक है, और अब रही एंडोडर्म की बात, तो एंडोडर्म क्या बनाती है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनाती है। कौन? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, लिवर का आपका फॉर्मेशन किसकी मदद से होता है? एंडोडर्म की मदद से। बॉडी में पाया जाने वाला थाइमस ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड कौन बनाता है? एंडोडर्म बनाती है। ठीक है, पैराथायरॉइड भी एंडोडर्म ही बनाती है। एंड पेनक्रियाज भी कौन बना रहा है? एंडोडर्म ही बना रही है। यहाँ तक बात समझ में आई कि सारे के सारे किससे बनेंगे? एंडोडर्म से बनेंगे। और जो बाकी के मीजोडर्म क्या बना रही है? डर्मिस बना रही है, मस्कुलर सिस्टम बना रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही है, वैस्कुलर सिस्टम बना रही है, और आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाली बोन्स वो भी कौन बनाती है? मीजोडर्म्स बनाती है। कौन बनाएगी? मीजोडर्म। ठीक है, और जो एक्टोडर्म है वो क्या बना रही है? एपिडर्मिस बना रही है। और जो एपिथेलियल लाइनिंग है माउथ की और एनस की, वो भी कौन बना रहा है? एक्टोडर्म बना रही है। बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्वस सिस्टम इज आल्सो मेड बाय एक्टोडर्म। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे और बताती हूँ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे और कौन कौन से बच्चे। अब देखिए, अगेन आई एम डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एक्टोडर्म, जो बच रहे हैं वो कवर करेंगे, मीजोडर्म और एंडोडर्म। देखो, सबसे पहले मीजोडर्म पे चलते हैं। मीजोडर्म नोटोकॉर्ड को भी बनाने में हेल्प करती है। अब आप बोलोगे नोटोकॉर्ड क्या होता है? जब भी बॉडी के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता है इनिशियली, जस्ट लाइक एक फीटस प्रेजेंट है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में,
ठीक है, तो उसके अंदर इस तरीके से डियर स्टूडेंट एक इमेच्योर वर्टिब्रा बनती है। क्या बनेगी? अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इमेच्योर वर्टिब्रे बनती है। ठीक है, ये वर्टिब्रे क्या करती है? एक बच्चे को क्या दे रही है? स्ट्रक्चर दे रही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दे रही है और ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रा के अंदर। तो ये वर्टिब्रे कौन बना रहा है? वर्टिब्रे कौन बना रहा है? वर्टिब्रे भी कौन बनाएगा? मेसोडर्म बनाएगी। एज वेल एज बॉडी के अंदर पाए जाने वाली बोन्स भी कौन बनाता है? मेसोडर्म बनाता है। बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज है, ठीक है, वो भी कौन बनाएगा? मेसोडर्म बनाएगी। कौन बनाएगा? मेसोडर्म बनाएगी। ठीक है, अब इधर देखिए जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाती है? आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टोडर्म है वो और क्या बनाएगी? एक्टोडर्म इट आल्सो हेल्प्स टू फॉर्म द इनेमल या फिर वी कैन से दैट टूथ इनेमल। ठीक है, जो बॉडी के अंदर टूथ के ऊपर इनेमल पार्ट प्रेजेंट होता है वो कौन बना रही है? एक्टोडर्म बना रही है, टूथ इनेमल। ठीक है, कॉर्निया को और लेंस ऑफ आई वो भी कौन बना रहा है? एक्टोडर्म ही बना रही है। कॉर्निया एंड द लेंस ऑफ आई इज आल्सो मेड बाय एक्टोडर्म एज वेल एज द नर्वस सिस्टम तो बना ही रहा है। अब नर्वस सिस्टम बना रहा है, नर्वस सिस्टम बना रहा है तो नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट? नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और नर्व ये कौन बना रहा है? आपका एक्टोडर्म बना रही है। तो बात समझ में आई कि कौन सी लेयर क्या बनाएगी। तो अब अपन मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि द मेसोडर्म गिव राइज टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन अ फुली डेवलप्ड फीटस। कि मेसोडर्म फुली डेवलप्ड फीटस में किसको बनाएगी? एक्सेप्ट। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? नर्वस सिस्टम कौन बना रहा था? नर्वस सिस्टम इज मेड अप बाय, बोलो कमेंट में आप आंसर दे सकते हो कि नर्वस सिस्टम इज मेड अप बाय, दैट इज योर एक्टोडर्म। कि नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है? एक्टोडर्म बना रही है। ये अपन अभी पढ़ चुके हैं। जो गोनेट्स हैं, मतलब गोनेट्स क्या होंगे? ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करते हैं वो क्या कहलाएंगे? गोनेट्स कहलाएंगे। तो जो गोनेट्स हैं वो किससे बनते हैं? मेसोडर्म से बनते हैं। गोनेट्स आर मेड अप ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी अपन ने पढ़ा, दैट इज इट इज आल्सो मेड बाय मेसोडर्म। कि मेसोडर्म नाम की जर्म लेयर क्या बनाएगी? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगी। और जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी कौन बनाएगी? मेसोडर्म बनाएगी। तो कौन सा नहीं बनाती? दैट इज नर्वस सिस्टम। कि यस, नर्वस सिस्टम इज नॉट फॉर्म्ड बाय मेसोडर्म। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? मेसोडर्म इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज प्रोड्यूस्ड बाय मेसोडर्म। कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो मेसोडर्म बनाती है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हार्ट किसका पार्ट है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो कौन बना रहा है? मेसोडर्म बना रही है। कौन बना रहा है? मेसोडर्म बना रही है। ठीक है, नोटोकॉर्ड भी कौन बनाता है डियर स्टूडेंट? मेसोडर्म ही बनाती है। ठीक है, ओके। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट हो गया? नर्वस सिस्टम का। तो स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड इज मेड बाय एक्टोडर्म। स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाएगा? एक्टोडर्म। और जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड मतलब वर्टिब्रा, वो कौन बना रहा है? मेसोडर्म बना रही है। इट इज मेड बाय मेसोडर्म। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, वो कौन बना रहा है? मेसोडर्म बना रही है। ठीक है, और जो ब्रेन है, ब्रेन क्या है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये कौन बना रहा है? एक्टोडर्म बना रही है। ठीक है, अपन आप देखिएगा कि अपन किस तरीके से कंसेप्ट वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जो ब्रेन है वो कौन बना रहा है? एक्टोडर्म। और जो नोटोकॉर्ड है वो कौन बना रहा है? मेसोडर्म
डम। तो सारे कंसेप्ट क्लियर हुए कि कौन सा पार्ट कौन सी लेयर बनाएगी, इसलिए मैंने आपको फुली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो इनमें से मीजोडर्म कौन सी बना रही है, सिर्फ और सिर्फ आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की हर्ट एंड नोटोकॉर्ड जो है वो कौन बनाती है, मीजोडर्म बनाती है। बाकी सब में ऑप्शंस के अंदर इनकरेक्शन है कि एक तो एक्टोडर्म बना रही है, एक मीजोडर्म बना रही है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट एनी एरर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द नर्स शुड अप्लाई आई पैचेस टू द न्यूबॉर्न आई। कि फोटोथेरेपी के दौरान जो नर्स है वो आई पैचेस को क्यों अप्लाई करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फोटोथेरेपी क्या है, इट इज अ ट्रीटमेंट चॉइस फॉर द जॉन्डिस। कि जब भी बच्चे को क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तब फोटोथेरेपी दी जाती है और उस लाइट की मदद से जो बॉडी के अंदर बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है अनवांटेड, वो क्या हो जाता है, उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी फोटोथेरेपी बच्चे को दी जाती है तो जो उसके आई है उसको क्या करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। क्यों कवर करके रखते हैं, जाके उसका जो कंजक्टाइवा पार्ट है आई का या जो लेंस है वो क्या हो जाए, ड्राई ना हो जाए। अगर ड्राई होगा तो बच्चे को क्या हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो नर्स है वो क्या करेगी, शुड अप्लाई आई पैचेस टू द न्यूबॉर्न आई। तो इसमें अपन ऑप्शन समझते हैं कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले ऑप्शन है रिड्यूस ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम द ब्राइट लाइट। कि बच्चे को ओवर स्टिमुलेशन ना हो इसलिए क्या करेंगे, आई पे क्या लगा रहे हैं, पैचेस लगा रहे हैं। तो बच्चे की बेटा आई जो होती है फोटोथेरेपी में वो ऑलरेडी क्या होती है, बंद रहती है। ठीक है, तो ओवर स्टिमुलेशन नहीं होता क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती कि बच्चे को क्या करे, वो स्टिमुलेट करे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, बी श्योर द आईज आर क्लोज। उसके बाद में ये हमेशा ध्यान रखना है कि आईज क्या होनी है, क्लोज होनी है। तो जब अपन बच्चे को क्या लगाएंगे, आई पैचेस लगाएंगे तो वो आईज वैसे भी क्लोज होंगी। बट कुछ रेशनल इससे अपन को पता नहीं चला कि क्या रेशनल एग्जैक्टली है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है लिमिट एक्सरसाइज रैपिड आई मूवमेंट एंड एंजाइटी। अब बच्चा है उसके अंदर रैपिड आई मूवमेंट नहीं करवा सकते, बच्चे में रैपिड आई मूवमेंट नहीं करवा सकते। फोर्थ ऑप्शन है प्रिवेंट इंजरी टू द कंजक्टाइवा एंड द रेटिना। कि यस, जो रेटिना है और जो कंजक्टाइवा पार्ट है आई का वो क्या हो जाए, उससे उसमें क्या हो, किसी भी तरीके से इंजरी नहीं हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है, आई जो पैचेस हैं, ठीक है, वो अप्लाई किए जाते हैं कि बच्चे को किसी भी तरीके की रेटिना में और इंजरी में क्या हो, इंजरी नहीं हो। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि किसी भी तरीके से कंजक्टाइवा में और रेटिना के अंदर किसी भी तरीके की इंजरी ना हो और इसलिए क्या करते हैं, आई पैचेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको जब लगा देंगे तो बच्चा ओवर स्टिमुलेशन से अपने आप बचेगा, बच्चे की आईज भी क्लोज हो जाएंगी और बच्चे की आंखों में रैपिड आई मूवमेंट भी नहीं देखने को मिलेगा। तो सारा ओवरऑल इसी के अंदर भी आ गया एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। यस, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है, डॉग ने काट लिया है, तो इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जस्ट इमेजिन कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपने देखा कि किसी भी थर्ड पर्सन को क्या हो गया है, क्या कुत्ते ने बाइट कर दिया। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट एज अ नर्स आप क्या देंगे। तो सबसे पहला जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है डियर स्टूडेंट, वो जहां पर डॉग ने क्या किया है, बाइट किया है, उस एरिया को क्या करना है, वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ सोप। ठीक है, सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डॉक्टर की होती है, क्योंकि जब वॉश कर दिया, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो उस ब्लीडिंग को। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चेक करने की क्या पर्सन टिटनस लगे हुए हैं उसको या नहीं लगे हुए। ठीक है, अगर टिटनेस नहीं लगे हुए होते तो टिटनेस लगाए जाते हैं, साथ साथ में एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई जाती है उस पर्सन को। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा कंसर्न देने वाला टॉपिक क्यों है कि डॉग बाइट होते ही सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वी कैन से दैट कि बहुत ज्यादा कंसर्न वाला टॉपिक क्यों है, उद्देश्य इसका क्या है। तो देखिए, जब भी क्या होगा, डॉग बाइट होगा, ठीक है, तो डॉग बाइट के सलाइवा के अंदर जो डॉग है उसके सलाइवा के अंदर एक वायरस पाया जाता है, दैट इज रेबीज लाइजा वायरस।
कौन सा वायरस, रेबीज लाइजा वायरस पाया जाता है। ये रेबीज लाइजा वायरस क्या करता है डियर स्टूडेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट विल अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर उस पर्सन को क्या हो गया, डॉग बाइट हुआ है और उसको क्या किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया या एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाई, तो कुछ ही समय में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है पर्सन की। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, वहाँ पे एंसेफेलोपैथी कर देता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करा जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या दी जाती है, एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है, एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन तो किसका काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया। सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होगा कि वो जहाँ पर भी डॉग बाइट हुआ है उस एरिया को क्या करना है, क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सोप। कि यस, सोप की मदद से अपन क्या कर देंगे, उसको क्लीन कर देंगे। और उसके बाद में अगर ब्लीडिंग, उसी समय ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वी कैन यूज एनी क्लॉथ फॉर प्रिवेंटिंग द ब्लीडिंग, ठीक है। तो रेबीज वायरस, रेबीज जो है वो क्या है, जो डॉग बाइट हुआ उससे क्या होता है, उससे एक बीमारी होती है डियर स्टूडेंट, जिसको क्या बोलते हैं, रेबीज बोलते हैं। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं तो डॉग बाइट होने की वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोला जाता है रेबीज। ये रेबीज कैसी डिजीज है, एक वायरल डिजीज है। कैसी, वायरल डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज। और वो किसकी वजह से होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से होती है। कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है जो रेबीज करता है, और वो उस वायरस का नाम क्या है, रेबीज लाइजा वायरस, ठीक है, रेबीज लाइजा वायरस। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जितना ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में डॉग बाइट हुआ है, उतना ही कम क्या होगा, उसका इंक्यूबेशन होगा, उतना ही कम क्या होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा। कि जो पर्सन के अंदर सिम्टम्स होंगे वो बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, जो पर्सन के अंदर सिम्टम्स होंगे वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, डॉग बाइट हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज, दैट इज, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें अपन तो वो कितना होता है, 3 to 8 वीक्स देखने को मिलता है। कितना, 3 से 8 हफ्ते तक इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिला है। यहाँ तक बात समझ में आई कि यस मैम, रेबीज क्या है, एक वायरल डिजीज है। अब वायरल डिजीज के साथ साथ में देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, अगर अपन इसके बारे में थोड़ा देखें कि रेबीज क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो किसकी वजह से हो रही है, डॉग बाइट की वजह से हो रही है, ठीक है। इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, रेबीज लाइजा वायरस, ठीक है। क्या नाम है, रेबीज लाइजा वायरस, ठीक है। तो रेबीज को जूनोटिक डिजीज भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे जूनोटिक डिजीज क्यों बोल रहे हैं, तो जूनोटिक डिजीज ऐसे डिजीज होती हैं जो जानवर से इंसान के अंदर देखने को मिलती है। मतलब those disease which are spread from animals to humans is known as zoonotic disease. Those disease which are spread from animal to human is known as zoonotic disease. तो यस, डॉग क्या है, एक एनिमल है और ह्यूमन बीइंग को काट रहा है, तो वो कौन सी डिजीज हो गई, जूनोटिक डिजीज। वायरल डिजीज भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, क्योंकि एक वायरस की वजह से हो रही है। साथ ही साथ में ये कैसी डिजीज हो गई, एक जूनोटिक डिजीज हो गई। कि ये जो रेबीज है वो क्या है, बहुत ही डेडली डिजीज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या करती है, डेड कॉज कर देती है। अगर जितना जल्दी बाइट क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में हुआ है, उतनी जल्दी जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है सिम्टम्स आने का, वो क्या हो जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी को डॉग बाइट हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर दो चीजें बोलता है कि आप डॉग को जानते हो कि जो डॉग है वो नोन है या अननोन है। अगर अननोन डॉग है, ठीक है, मतलब डॉग स्ट्रीट डॉग है, अननोन डॉग है, तो उसमें ज्यादा खतरा रहता है रेबीज होने के बजाय नोन डॉग के। क्योंकि जो नॉन डॉग है उसको तो अपन को पता होता है उसको वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखना है, अगर अननोन डॉग है और उसने बाइट करा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसके सलाइवा के अंदर जो रेबीज वायरस है, रेबीज लाइजा वायरस है, वो प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पर्सन क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएगा, टिटनस के शॉट्स लगवाएगा, ठीक है। उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी उसमें,
और उस जो रेबीज वैक्सीन है डियर स्टूडेंट वो एक किल्ड वैक्सीन है, मतलब उसके अंदर एंटीजन डाले जा रहे हैं और अपनी बॉडी उसके प्रति क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी और उससे जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा आपको, रेबीज के बारे में आप जब भी देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि यस रेबीज एक वायरल डिजीज है, एक जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये अफेक्ट कर रहा है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पेनफुल स्पाज्म हो सकता है, मसल्स स्पाज्म हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, फटिग हो सकती है और यहाँ फिर एन्सेफेलोपैथी इसके अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ में अगर वैक्सीन किसी पर्सन को नहीं लगाया है, किसी भी पर्सन को वैक्सीन नहीं लगवाया है तो बहुत ही जल्दी पर्सन की डेथ हो सकती है और इस पर्सन के अंदर एक्टिव सलाइवेशन भी देखने को मिलता है, मतलब सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ठीक है, अब एज अ नर्स अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो कम टू द क्वेश्चन में पूछा गया इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। तो देखिए सबसे पहला है सेंड हॉस्पिटल, सबसे पहले हॉस्पिटल में सेंड नहीं करते। वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर, यस मैंने अभी आपको बोला है कि जब भी डॉग बाइट होता है सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश करेंगे उस वुंड को, किसकी मदद से, सोप की और वाटर की मदद से वॉश करेंगे। ठीक है, थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, किसी भी तरीके का एंटीसेप्टिक नहीं लगाना है पेशेंट को, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की सूचरिंग भी नहीं की जाती। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या किया जाएगा, वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर। सेकेंडली अपन क्या करेंगे, उसको डॉक्टर के पास में ले जाएंगे और डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले टिटनस शॉट्स लगे हैं कि पेशेंट को वो देखता है और फिर देखेगा कि कोई नोन डॉग है या फिर अननोन डॉग है, कि घर में पाला हुआ कोई कुत्ता है या डॉग है या फिर स्ट्रीट डॉग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, कि कौन सी तरीके की इम्यूनिटी जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुंचती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से अपन पहले ये जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। देखो इम्यूनिटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, इतना समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, बॉडी का रेजिस्टेंस है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि आप किस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ सको। ठीक है, जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है वो तीन तरीके की इम्यूनिटी देखने को मिलती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक मिसलेनियस इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसी इम्यूनिटी जो पर्सन में जन्मजात प्रेजेंट है, अपन बच्चे को लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, कि ऐसी इम्यूनिटी जो बच्चे के अंदर जन्म से ही प्रेजेंट है, जो जेनेटिकली आ रही है, उस इम्यूनिटी को बोला जाता है, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज जेनेटिक इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब या फिर जन्मजात, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म से प्रेजेंट है बच्चे के अंदर, उस इम्यूनिटी को बोलेंगे इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर है ना। अब जो सेकेंड इम्यूनिटी है दैट इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो जन्म के बाद में एक्वायर्ड की जाए उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मिसलेनियस इम्यूनिटी में अपन जब इम्यूनिटी का डेप्थ स्टडी करेंगे तब अपन देखेंगे कि इसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी वगैरह ये सब आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, मदर का एक पार्ट है जिसकी मदद से क्या होता है, बच्चे के अंदर सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स आते हैं। क्लियर, तो कौन सी इम्यूनिटी होगी, तो देखो जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सेकंड नंबर की इम्यूनिटी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी क्या होती है, दो तरीके की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप। ठीक है, कौन कौन सी, नंबर वन दैट इज एक्टिव और नंबर टू दैट इज पैसिव। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इसका समझाऊं, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, active immunity is also further divided into two parts, that is natural और number two that is artificial. ठीक है, it is also two types, that is natural और artificial. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चे,
एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर बॉडी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो बच्चे जन्म के बाद में अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो इम्यूनिटी क्या कहला रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Acquired immunity are of two types, that is active immunity and passive immunity. Active immunity is also further divided into two parts, that is natural and artificial, and passive immunity is also divided into two further parts, that is natural and artificial. बात समझ में आई? अब जब अपन नेचुरल की बात करेंगे तब उसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके। अब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बॉडी में एंटीजन डाले जाते हैं, ठीक है। एंटीजन किल्ड भी डाले जा सकते हैं, लाइव भी डाले जा सकते हैं, या फिर टॉक्सॉइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अपन समझेंगे क्या क्या दे सकते हैं। जो एंटीजन है, ठीक है, अपन क्या बात कर रहे हैं, एक्टिव की और पैसिव की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर चल रहा है एक्टिव और पैसिव, ठीक है। इसके दो टाइप्स हो गए, एक टाइप हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, इस पैसिव के भी दो टाइप्स हो गए, एक हो गया नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होगी जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या डाले जाएंगे, एंटीजन, और इसके अंदर एंटीबॉडी। आपकी बॉडी किसी भी कोई भी बॉडी के अंदर स्टिमुलाई आता है, दैट इज वी कैन कंसीडर्ड एज एंटीजन, और बॉडी उसके प्रति कोई भी रिस्पॉन्स दे रही है, मतलब वो एंटीबॉडी बना रही है, तो उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रेडीमेड होते हैं, एंटीजन की मदद से एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है। तो एंटीजन किस में दिया जा रहा है, एक्टिव के अंदर, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ऐसे एंटीजन दिए जाएंगे, चाहे वो किल्ड भी दे सकते हैं, लाइव भी दे सकते हैं, या फिर टॉक्सॉइड्स भी दे सकते हैं। टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी जैसे टिटनस टॉक्सॉइड है, तो टिटनस टॉक्सॉइड क्या होता है, देखिए थोड़ा सा लिख के समझते हैं। टिटनस टॉक्सॉइड जो टॉक्सॉइड होता है डियर स्टूडेंट, उसका मतलब होता है पॉइजन। क्या मतलब होता है, पॉइजन। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कभी भी टिटनस का क्या आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है, बैक्टीरिया एंटर कर गया है, तो उसके खिलाफ अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, टॉक्सॉइड प्रेजेंट है, मतलब पॉइजन प्रेजेंट है, तो वो टिटनस को क्या कर देगा, डायरेक्टली किल कर देगा। इसलिए एक होता है टिटनस टॉक्सॉइड और एक होता है अपन जब पढ़ते हैं टिटनस एंटीटॉक्सॉइड, ठीक है, वो अपन इसमें देखते हैं, किसमें, इसके अंदर, है ना, अभी समझेंगे उसको। तो देखिए एक तरफ है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी तरफ है पैसिव इम्यूनिटी। तो ऐसी इम्यूनिटी वापस से यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, अब अपन डायरेक्ट उस पे आएंगे। एक तरफ है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक तरफ है पैसिव। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो दो तरीके की, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। ये भी नेचुरल है और ये भी, यहाँ पर भी एक आर्टिफिशियल है। इसके अंदर बॉडी में क्या डाले जा रहे हैं, एंटीजन डाले जा रहे हैं, और इसमें बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डाली जा रही है। तो ऐसा इम्यूनिटी जो किसकी वजह से हो रही है, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस की मदद से। मतलब जैसे किसी बच्चे को क्या हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स का उसके अंदर एंटीजन गया है तभी चिकन पॉक्स हुआ, उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज बना लेगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, बट गया तो क्या, एंटीजन, ठीक है। तो थ्रू क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केसेस, मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद में कोई एंटीजन बॉडी में गया है, या फिर घर में रहते हुए कोई एंटीजन बॉडी के अंदर गया है, तो वो इम्यूनिटी कैसी कहलाएगी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या कहलाएगी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद में जो दूसरी है दैट इज योर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो इम्यूनिटी होती है, आर्टिफिशियल के अंदर भी क्या जा रहे हैं, बॉडी के अंदर एंटीजन जा रहे हैं, तो ये वो इम्यूनिटी होती है जिसको अपन एक्वायर्ड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। कि यस, जो वैक्सीनेशन के अंदर अलग अलग तरीके के वैक्सीन है, किल्ड है, लाइव है, टॉक्सॉइड है, तो उनकी मदद से जो अपन को इम्यूनिटी मिल रही है वो कौन सी है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जाते हैं, डायरेक्टली पैसिव में एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डाली जाती है। जैसे प्लेसेंटा से डायरेक्टली मदर में जो एंटीबॉडीज बनी हुई थी
वही फीटस में चली गई। तो वो कौन सी होंगी? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब कौन से? थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब समझते हो कि जो फीटस से बच्चे के जो प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर जो भी ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन से जो भी एंटीबॉडी जा रही है बच्चे में वो क्या कहलाएगी? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और जो लास्ट है दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के बने हुए इम्यूनोग्लोबुलिन्स डायरेक्टली किसके अंदर आ जाना? किसके अंदर आ जाना? पर्सन के अंदर आ जाना। जैसे कि मैंने इसे बताया था टिटनस एंटीटॉक्सॉइड कि यस किसी पर्सन के अंदर टॉक्सॉइड दिया गया होगा। ठीक है, उस टॉक्सॉइड की मदद से उस पर्सन के अंदर क्या बन गए होंगे? एंटीबॉडी बन गए होंगे। कि किसके अंदर? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पर्सन के अंदर एंटीजन डाला होगा, और वो किसका एंटीजन डाला? टिटनस का। मतलब टिटनस टॉक्सॉइड दिया कि टॉक्सॉइड दिया पर्सन को टिटनस के लिए। ठीक है, उस टिटनस के टॉक्सॉइड की वजह से बॉडी के अंदर क्या बन गई है? एंटीबॉडीज बन गई। अब उस पर्सन की एंटीबॉडीज किसी अदर पर्सन को डाली जा रही है, वो क्या कहलाएगी? टिटनस एंटीटॉक्सॉइड कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? टिटनस एंटीटॉक्सॉइड। वापस बोल रही हूँ कि दो पर्सन अपन ने लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन लिया और एक दूसरा पर्सन लिया। ठीक है, एक पर्सन के अंदर मैंने टॉक्सॉइड्स डाले। टॉक्सॉइड कैसी इम्यूनिटी है? आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। क्या डाल दिए? टॉक्सॉइड। और कैसे टॉक्सॉइड डाला? टिटनस टॉक्सॉइड डाला है, मतलब टिटनस के खिलाफ में टॉक्सॉइड डाला है। तो उस पर्सन को जब भी उसकी लाइफ में क्या हो गया है? टिटनस क्या हो गया? उसके कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी जो है उसके कांटेक्ट में आ गया, तो उसके बॉडी के अंदर टॉक्सॉइड डाला हुआ था, टिटनस टॉक्सॉइड, तो उसके प्रति उसकी बॉडी के अंदर क्या बन जाएंगे? एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, अब उस एंटीबॉडीज बनने के बाद में मैंने क्या किया? उसकी बॉडी से क्या ले लिए हैं? एंटीबॉडी ले ली है बाय सर्टेन टेक्निक्स। ठीक है, तो कुछ टेक्निक्स की मदद से मैंने क्या ले ली? उसकी बॉडी से बनी बनाई एंटीबॉडी ले ली अगेंस्ट टिटनस टॉक्सॉइड। ठीक, वो एंटीबॉडी क्या कहलाएगी मेरी? क्या कहलाएंगे? टिटनस एंटीटॉक्सॉइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? टिटनस एंटीटॉक्सॉइड। वो मैं किसी दूसरे पर्सन को दे रही हूँ, तो वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? आपकी एक्टिव पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होगी? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। कौन सी इम्यूनिटी होगी? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बने बनाए एंटीबॉडी में डाल दी ना उसमें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो कम ऑन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या था? व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी ट्रांसफर टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा की मदद से कौन सी तरीके की इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है। तो अपन ने पढ़ा इम्यूनिटी तीन तरीके की है, एक्टिव है, आर्टिफिशियल है, एक्टिव है, एक्वायर्ड है और मिसलेनियस है। एक्टिव है, एक्वायर्ड है और मिसलेनियस है। तो इसके अंदर कौन सी इम्यूनिटी पाई जाएगी? इसके अंदर पाई जाएगी दैट इज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। में डायरेक्ट आंसर बताया क्योंकि मैंने पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन से इम्यूनिटी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन से वो इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं दैट इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्लियर है? क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ नर्स मस्ट नोट द डेट, time of collection and must be aware that the packed red blood cells can be stored up to। ठीक है, क्या देना है? बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने से पहले अ नर्स मस्ट नोट द डेट, कि जो नर्स है वो क्या क्या नोट करती है? डेट को नोट करती है, टाइम ऑफ कलेक्शन को नोट करती है, एंड मस्ट बी अवेयर दैट द पैक्ड रेड ब्लड सेल्स कैन बी स्टोर्ड अप टू, और उसको ये पता होना चाहिए कि जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हैं वो कब तक स्टोर करे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, क्या? पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, कि जो पैक्ड आरबीसीज अपन इनको बोले शॉर्ट में, वो स्टोर किए जाते हैं 42 डेज के लिए। ठीक है, 42 डेज के लिए। ठीक, अब इसको जब अपन क्या कर रहे हैं, जब ये एक बार डिस्पैच हो गए हैं
ठीक है, लैब से एक बार बाहर निकल गया है आरबीसी का पैक्ड आरबीसी का पैकेट, ठीक है, पाउच, तो उसको कितनी देर में चढ़ा देना चाहिए, 2 to 4 आवर्स के अंदर उसको कंप्लीटली दे देना चाहिए, अदरवाइज किसका चांसेस रहेंगे, सेप्टिसीमिया होने के चांसेस रहते हैं। सेप्टिसीमिया मतलब बॉडी पर्सन के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस वगैरह होंगे फालतू में, तो उसको क्या करना है, 2 to 4 आवर्स में ही चढ़ाना है पर्सन को। अगर डिले हो गया तो पर्सन के अंदर सेप्टिसीमिया की चांसेस हो जाएंगे पेशेंट के अंदर, और वो उसको अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, ठीक है। जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है उनको स्टोर करने का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ गए। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कब तक स्टोर करना है तो राइट आंसर क्या होगा, 42 डेज तक स्टोर करना है, ठीक है, 42 डेज तक स्टोर करके रखना है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है, किसी पर्सन से अपन ने लिए हैं रेड ब्लड सेल्स लिए हैं और उनको अपन ने पैक्ड कर दिया, दैट इज पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और उनको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 42 डेज तक, उसके बाद में वो अपने आप डेड हो जाएंगे, ठीक है। और उनको कब तक देना है, 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर, जब वो एक बार क्या हो गए, लैब से डिस्पैच हो गए हैं, तो 2 to 4 आवर्स के अंदर पर्सन के अंदर उसको चढ़ा देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेप्टिसीमिया के चांसेस हो जाते हैं, और सेप्टिसीमिया हो गया तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बॉडी के अंदर देखने को मिलती है, और उसको जो स्टोर किया जाता है वो 1 से लेके 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, और अगर मैं एक एवरेज बोलूं दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अगर इसकी मैं फ़ारेनहाइट में बात करूं तो 33.8 से 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 से लेके 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पे भी इसको स्टोर किया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो बच्चा जब तक एग्जाम आपका जो भी स्टूडेंट्स आपका जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, तो कंसेप्ट क्लियर रखते चलिए, आप बहुत जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो उसका डेप्थ में स्टडी करो, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा, 55 होगा, नहीं है तो अपन ने पढ़ा ही नहीं। 35 होगा, नहीं, ठीक है, ये 35 अलग का होता है, बाद में पढ़ेंगे। 25 नहीं, 42 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि यस पैक्ड रेड ब्लड सेल्स को 42 डेज तक ही स्टोर किया जाता है। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच सेल सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन। एक बात और, अपन कम एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं क्लास में, लेकिन जो कवर कर रहे हैं वो डेप्थ में कर रहे हैं, मतलब कंसेप्ट समझते हुए कर रहे हैं, और उस कंसेप्ट से डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, और आपको घुमा घुमा के जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सेल सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है बॉडी में, दिस एरिथ्रोपोइटिन, ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले कहाँ से सिक्रीट होता है ये हार्मोन, जो बॉडी के अंदर किडनीज प्रेजेंट है उसके इंटरस्टिशियल सेल से, इंटरस्टिशियल सेल्स जो मौजूद है किडनी की उससे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी से क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक तरीके का हार्मोन है, ये भी ध्यान दीजिए, क्या है, हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ठीक है, क्या है, हार्मोन है। कहाँ से सिक्रीट होता है एरिथ्रोपोइटिन से, कहाँ से सिक्रीट होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी, किडनी के इंटरस्टिशियल सेल से सिक्रीट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एरिथ्रोपोइटिन, इट विल स्टिमुलेट, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट, ये किसको स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट योर रेड बोन मैरो, कि आपके बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो प्रेजेंट है एपिफाइसिस के अंदर उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये स्टिमुलेट हो गया, जब रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होता है तो कौन सी प्रोसेस मेंटेन होती है, जब रेड बोन मैरो स्टिमुलेट होता है तो हिमेटोपोइसिस,
हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट होती है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है डियर स्टूडेंट, बढ़ जाता है। जब हेमेटोपोइसिस बढ़ गया मतलब आपके बॉडी के अंदर जो हिमैट्स हैं मतलब सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो जो एरिथ्रोपोइटिन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी। समझ में आया, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी से सिक्रीट होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। यहाँ लिख दें कि ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। आई ऑलरेडी रॉट हेयर कि ये क्या कर रहा है, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट कर रहा है। और ये रेड बोन मैरो जब एक बार स्टिमुलेट हो जाती है तो हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि हेमेटोपोइसिस क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कि आरबीसी क्या होते हैं, बनने लग जाते हैं। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा कि विच सेल सिक्रेट एरिथ्रोपोइटिन, चीज सेल्स नो, इंटरस्टिशियल सेल्स यस, गॉबलेट सेल्स नो, गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रीट करते हैं, और लीडिक सेल्स भी जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो दिस आर थ्री आर द incorrect option of this question. The right answer of this question is interstitial cells which are present in the kidney and they help to stimulate the red bone marrow, and red bone marrow when stimulated it will help to produce या फिर it helps to maintain the hematopoiesis. क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is conducting an admission assessment of a client with vitamin B12 deficiency. Okay, एक क्वेश्चन है दैट इज, इसमें बोला गया है कि एक क्लाइंट है नर्स के पास में, ठीक है, उसका जस्ट एडमिशन हुआ है और उस क्लाइंट को क्या हो गया है, विटामिन B12 की, ठीक है, क्या हो गया है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है। विच फाइंडिंग रीइंफोर्स द डायग्नोसिस ऑफ, कि इनमें से ऐसा कौन सा फाइंडिंग है जो डायग्नोसिस को दर्शाएगी, ठीक है, रीइंफोर्स करेगी या फिर अश्योर करेगी, मतलब अश्योर बोले तो मतलब बताएगी कि हाँ ये साइन है, एग्जैक्ट साइन है किसका, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिए जो विटामिन B12 है दैट इज विटामिन B12, इसको बोला जाता है कोबैलामिन। क्या बोलते हैं, कोबैलामिन। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वाटर में घुलनशील विटामिन है, वाटर में घुल जाता है। इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्यों, औरों के कंपैरिजन में, कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो वाटर में घुले हुए रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जितना ज्यादा पर्सन क्या कर रहा है, यूरिन का मतलब यूरिन पास आउट कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है तो उसके विटामिन B12 कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रही मैं, कि ये कहना चाह रही हूँ कि विटामिन B12 की जब कमी होती है तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो जब भी पर्सन क्या करेगा, यूरिन को पास करेगा तो ये विटामिन B12 उस बॉडी से निकल जाता है इजीली। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो तो बॉडी में फैट से जुड़े हुए रहते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी में पानी के थ्रू क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो इनकी डेली एक क्या होती है, RDA मेंटेन करके रखनी होती है, ठीक है, डेली इनका एक डोज मेंटेन करके रखना होता है। वो अपन पढ़ेंगे आगे, जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कितना डेली रिक्वायरमेंट है। इट इज अ वास्ट टॉपिक, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ अपन देख लेते हैं कि विटामिन B12 क्या है, कोबैलामिन इसको बोलते हैं, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इसकी कमी हो जाने से क्या होता है, क्या कहलाता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी कहलाती है। इसकी कमी हो जाने से एक एनीमिया देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, जिसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलेंगे, पर्नीशियस एनीमिया। अगर मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की वजह से होता है, तो विटामिन B12 की कमी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। इस विटामिन B12 का नाम क्या है, कोबैलामिन इसका नाम है। क्वेश्चन बन गए, किस तरीके का विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, CHO में देखने को मिल सकता है, आपको ESIC में देखने को मिल सकता है, अपकमिंग जो RRB का एग्जाम है उसमें ESIC के एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जैसे एम्स है, एम्स में जो नॉर्सेट है उसके अंदर तो घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है, क्लाइंट दे देते हैं, फिर डिजीज कंडीशन दे देते हैं, बड़ा सारा क्वेश्चन दे देते हैं, बट वो इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है यू कैन इजीली सॉल्व इट। और जो ये आरआरबी के एग्जाम हो गई, एसआईसी का एग्जाम हो गया, सीएचओ के एग्जाम हो गए बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिस्पेक्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन, और उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स का कोई विटामिन है या सी है, विटामिन सी है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि यस इट इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन बी क्या है, B12 क्या है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको कोबैलामिन बोला जाता है। ठीक है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट आगे मैं इसके बारे में बताती हूँ। अब देखिए, जब भी किसी पर्सन के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स वी कैन से दैट, कि उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो विटामिन B12 है उसके क्लिनिकल फीचर्स अपन कैसे जस्टिफाई करेंगे कि विटामिन B12 का आपको नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए कि विटामिन B12 किसमें मदद करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को मेंटेन करने का मदद करता है, डीएनए के सिंथेसिस में मदद करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपके न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर माइलिन शीट को ये बनाने में मदद करता है। कि मतलब जब भी विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस पर्सन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी है, डिप्रेशन, ठीक है, लाइट हेडेडनेस मतलब जो सर है वो हल्का रहेगा। नंबर थर्ड दैट इज वर्टिगो, चक्कर आएंगे, या वी कैन से दैट कि पर्सन को डिजीनेस देखने को मिल सकता है। क्लियर है, जो पर्सन के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो ये एक पर्निशियस एनीमिया कर रहा है, और एनीमिया हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, आरबीसी की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल नहीं होगी, तो पर्सन कैसा रहेगा, फटिक रहेगा, लिथार्जिक रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आई कि पर्सन के अंदर क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, लाइट हेडेडनेस देखने को मिल रही है, दैट इज लाइट हेडेडनेस। ठीक है, ये देखने को मिल रही है, वर्टिगो देखने को मिल रहे हैं, डिजीनेस देखने को मिल रही है, फटिग देखने को मिल रही है, साथ ही साथ में पर्सन के अंदर माउथ अल्सर्स देखने को मिलते हैं। क्या, माउथ अल्सर्स देखने को मिलते हैं, और पर्सन के अंदर गैस्ट्राइटिस भी देखने को मिलता है। ठीक है, और माउथ जो बीफ टंग है वो कैसी हो जाती है, बीफी टंग हो जाती है। जो पर्सन की टंग है वो बीफी टंग हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है, और टंग में एक तरीके से स्वेलिंग रहती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स क्या है देखने को मिलेंगे जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दो, चाहे ओरल दो चाहे इंजेक्शन के थ्रू दो। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं कि द नर्स इज कंडक्टिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी व्हिच फाइंडिंग रीइंफोर्स द डायग्नोसिस ऑफ। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का एनलार्ज स्प्लीन देखने को नहीं मिलता, ये क्लियर कर देती हूँ कि किसी भी तरीके की एनलार्ज स्प्लीन देखने को नहीं मिलती है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ब्लड क्या है, ऑलरेडी क्या हो रहा है, आरबीसी के प्रोडक्शन कम होंगे। ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलता, जो बीफी टंग है वो क्या होती है, इसमें देखने को मिलती है कि ऐसे पर्सन जिनको विटामिन B12 की कमी है उनके अंदर बीफी टंग देखने को मिलती है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन और भी एमसीक्यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो डियर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।